गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 91 से इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। जहाँ कहीं भी इस्लामिक रूलर्स ने टेरिटरीज़ को जीता था वहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर था, और इस्लामिक स्टेट ने भी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे। ज़मीन जो थी वो किसान के द्वारा ओन की जाती थी, मतलब ज़मीन का ओनर किसान होता था, और कुछ जगहों पे ज़मीन का ओनर स्टेट को भी माना जाता था। ईरान और इराक में ससानियन जब रूल था तभी से जो है स्टेट ओनर्स अपॉइंट कर रखे होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, तो वही रूल जो है अभी इन्होंने ऐसा जारी रखा। कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पे लोग जो हैं पेस्टोरलिस्ट थे और बाद में वो सेटल होके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए थे। तो ऐसे एरियाज में ज़मीन का ओनर किसान को नहीं माना जाता था, ज़मीन पूरे गांव की मानी जाती थी। मतलब ज़मीन का ओनर जो है विलेज होता था कलेक्टिवली। कुछ ऐसे भी स्टेट थे बड़े बड़े जिनके ओनर्स उनको छोड़ के चले गए जब इस्लामिक रूलर्स ने कॉन्कर किया था। तो ये जो बड़े बड़े स्टेट थे ये कैलिफ की जो फैमिली के मेंबर्स होते थे उनको हैंड ओवर कर दिए जाते थे। जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल लैंड्स थी स्टेट का उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता था, और अपनी जो स्टेट की इनकम थी वो मेनली एग्रीकल्चर से ही आती थी। जो जीती हुई ज़मीन थी वो किसानों के हाथ में उन्होंने रहने दी थी, और उनसे वो एक टैक्स लेते थे जिसका नाम खराज था। ये खराज जो है 50% होता था प्रोडक्शन का, और कई जगहों पे 1/5 भी होता था। तो जो मुस्लिम लोग होते थे उन इलाकों में उनसे लेते थे सिर्फ 1/10 टैक्स, जो जिसको ऊशर कहते थे ये लोग। तो जो नॉन मुस्लिम थे उनको ऐसे लगता था कि अगर हम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें भी जो है बिल्कुल कम टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए वो टैक्स बचाने के लिए वो भी इस्लाम में कन्वर्ट होने लग गए। तो इस तरीके से स्टेट की इनकम बहुत कम हो गई। फिर कैलिफ ने भी एक्शन लिया, उन्होंने डिस्करेज किया कि ऐसे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट ना किया जाए तो बेहतर है। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो लोग विलिंगली कन्वर्ट हो जाते थे। तो फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कैलिफ्स ने यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाई कि सबके ऊपर जो एग्रीकल्चर का टैक्स है ऑलमोस्ट वो बराबर ही कर दिया, ताकि स्टेट को भी इनकम आती रहे। इसमें बता रखा कि 11वीं सेंचुरी में यहाँ पे इक्ता सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इक्ता सिस्टम जो है फ्यूडल सिस्टम की तरह ही होता है, उसमें एक नोबल को अपॉइंट कर दिया जाता है। इक्ता का मीनिंग भी पीस ऑफ लैंड है, तो वो ज़मीन से ही वहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था, और अपनी सैलरी भी जो है वो वहीं से निकालता था उसी टैक्स वगैरह से, और राजा को जो है सबमिट करा देता था उसका एक हिस्सा टैक्स का। इस्लामिक रूल के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी आई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई, दोनों जो है एक साथ वहाँ पे आ गई। कुछ एरियाज़ में जैसे नाइल वैली है तो यहाँ पे डैम्स और कैनल्स और वेल्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट किए गए, जिससे एग्रीकल्चर की जो इरिगेशन थी उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा मिला था। और ये एग्रीकल्चर की इरिगेशन के लिए नोरिया भी यूज़ करते थे। नोरिया जो है वाटर व्हील होता है, जिसकी अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मैंने डाउनलोड की थी। लेट मी फाइंड इट फॉर यू, दिस वन। ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इसको नोरिया कहते हैं, वाटर व्हील कहते हैं। जैसे कहीं पे भी पॉन्ड या वेल है उसमें पानी है तो ये बड़ा सा व्हील, जायंट व्हील होता है, उसके चारों तरफ ये ड्रम्स या बकेट बांध देते हैं और बैलों की मदद से इसको घुमाते हैं। फिर जब ये घूमता है तो ये पानी को टच करते हुए आते हैं, ये ड्रम्स भर जाते हैं पानी के, और फिर दूसरी साइड इनका मुंह होते ही ये पानी नीचे गिरेगा। तो ये जब पानी ज़मीन पे उधर गिरता है वहाँ से इसको चैनलाइज कर लेते हैं अपने खेतों में। तो ये वाला सिस्टम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसको नोरिया भी बोलते थे, इसको वाटर व्हील भी बोलते थे। इसमें आगे बताया गया कि जबकि कोई ख़ास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आए थे इस्लामिक वर्ल्ड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर भी जो है लोगों के एफर्ट से और स्टेट के जो इनिशिएटिव्स थे उनकी मदद से जो है यहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया था।
और कुछ नई क्रॉप्स भी उगाई जाने लग गई थी, जैसे ऑरेंजेस हैं, बनानाज, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल को ये बंदिनजान बोलते थे। तो और ना सिर्फ उगाते थे ये, यूरोप में भी इनको एक्सपोर्ट करते थे। पेज नंबर 92 पे आ जाओ। यहाँ पे सिटीज़ के बारे में और कुछ पुराने शहरों के बारे में मेंशन किया गया है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी। इस बात का सबूत है कि काफ़ी सारे शहर जो हैं उस टाइम डेवलप हुए थे, और कुछ शहर जो है सोल्जर्स को बसाने के लिए भी, सेटल करने के लिए भी बसाए गए थे। इन शहरों को जुंड कहते थे, गैरिसन टाउन्स भी कहते थे इनको। और ये जो गैरिसन टाउन्स होते थे यही इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है बैकबोन होते थे। इन शहरों में कुछ के नाम दे रखे हैं। कूफा और बसरा इराक में थे ये शहर, इसी पर्पज़ से बसाए गए थे। फुस्टेट और कैरो जो है वो इजिप्ट में थे। जब बगदाद जो है कैपिटल बनाई अब्बासिड रूलर्स ने, उसके विदिन 50 ईयर्स ही जो है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 1 मिलियन के अराउंड हो गई थी। काफ़ी पुराने जो शहर थे, दमास्कस, इस्फाहान और समरकंद वगैरह, ये भी जो है इनको भी एक नया जीवन मिला था, और इनका साइज़ और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, तो उससे अर्बन मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री वगैरह भी इनकी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कॉटन और शुगर की। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गए थे। एक अच्छा खासा अर्बन नेटवर्क जो है डेवलप हो गया था, जो कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता था, और उसने ट्रांसपोर्ट वगैरह काफ़ी इजी कर दिया था। अब कुछ कल्चर के बारे में इन्होंने बता रखा है कि हर एक सिटी का जो हार्ट होता है वो 2 बिल्डिंग्स होती थी, मेन 2 बिल्डिंग्स होती थी। एक कल्चर को दिखाती थी और इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाती थी। तो जो कल्चर को दिखाती थी वो बिल्डिंग थी कांग्रीगेशनल मॉस्क, मस्जिद अल जामी बोलते थे इसको। ये बहुत बड़ी होती थी और शहर में एंटर करने से पहले दूर से ये दिखाई दे जाती थी। दूसरी मेन बिल्डिंग थी शहर के अंदर, सेंट्रल मार्केट प्लेस बोलते थे इसको, सुक भी बोलते थे। इसमें काफ़ी सारी शॉप्स होती थी, मर्चेंट्स के रहने की जगह होती थी जिसको फंदक बोलते थे। और एक ऑफिस होता था मनी चेंजर का भी इसी के अंदर। और इन शहरों में जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिसर्स रहते थे जिनको आयान बोलते थे। आयान का मतलब है आई ऑफ द स्टेट, क्योंकि ऑफिसर्स स्टेट ने अपॉइंट किए हैं तो इसलिए उनको आयान बोलते थे। स्कॉलर्स मर्चेंट्स भी रहते थे जिनको तुजर बोलते थे। और ये जो है जो मेन सेंटर था, जो बीच वाली बिल्डिंग थी, उसके आसपास वाले इलाके में ही रहते थे। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे और सोल्जर्स थे वो थोड़े से इससे बाहर की तरफ रहते थे। और हर एरिया में अपनी एक मॉस्क होती थी। अगर वहाँ के लोग क्रिश्चियन है तो वहाँ पे चर्च मिलेगा। अगर उस एरिया में सिनागोग, अगर जूज़ रहते हैं तो वहाँ पे सिनागोग मिलेगा। जूज़ के टेम्पल्स को सिनागोग बोलते हैं। और हर जगह पे एक छोटा मार्केट भी मिलेगा उनके लिए, और एक पब्लिक बाथ, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं उस तरीके का एक नहाने का भी मिलता था जिसको हमाम बोलते थे। और ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस होता था यहाँ पे। जो आउटस्कर्ट्स थे सिटी के, जो टाउन्स के आउटस्कर्ट का मतलब बाहर का एरिया, वहाँ पे जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स का मार्केट होता था, फ्रूट्स वगैरह की शॉप्स होती थी जो गांव से लेके आते थे। और अनक्लीन शॉप्स भी होती थी वहाँ पे। अनक्लीन का मतलब है जिनको अच्छा नहीं माना जाता, जैसे टैनिंग और बुचरिंग की। टैनिंग होता है लेदर से जूते बनाते हैं वो, जिसमें बहुत बदबू आती है जब लेदर की टैनिंग करते हैं तो। और दूसरा बुचरिंग तो तुम्हें पता ही है, बुचरिंग का मतलब है जैसे पशु काटते हैं तो उसको बुचरिंग बोलते हैं। तो ये अनक्लीन शॉप्स भी जो है बाहर के एरियाज़ में ही होती थी। फिर इनके बाद जो है एक दीवार आ जाती थी शहर की। दीवार के बाहर क्रॉस करके, मतलब आउटसाइड द सिटी कम्प्लीटली, वहाँ पे इन्स होती थी। इन रेस्टोरेंट की तरह होते हैं जैसे प्रेजेंट डे रेस्टोरेंट होते हैं। और वहाँ पे सिमेट्रीज होती थी, सिमेट्री जहाँ पे डेड बॉडीज़ को वो दफनाते हैं। और जैसा हमने ये सेटअप बताया, ऐसा नहीं है कि हर शहर में ऐसा ही होता था, कुछ शहरों में अलग भी होता था। वो डिपेंड करता है किस तरह की जो टाइपोलॉजी है वहाँ पे, किस तरीके की लैंडस्केप है, किस तरीके की पॉलिटिकल ट्रेडिशंस वहाँ पे पुराने ज़मानों से चलते आए हैं, किस तरीके के हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, उस पे बेसिस सिटी में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। पर ओवरऑल मेनली इसी टाइप का सेटअप होता था जो भी मैंने डिस्क्राइब किया।
अब थोड़ा ट्रेड और कॉमर्स के बारे में इन्होंने बता रखा, टिपिकल सा ही है ये भी। जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ तो उस वजह से काफ़ी जो है डिमांड बढ़ गई चीज़ों की, तो और इस वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा इनका स्प्रेड हुआ था। और ज्योग्राफी भी जो है इस्लामिक एम्पायर की ऐसी थी जिसने इनको फेवर किया ट्रेड में। जो इस्लामिक एम्पायर था वो काफ़ी ट्रेडिंग जोन्स तक फैला हुआ था, जैसे इंडियन ओशियन का है, मेडिटेरेनियन सी का ट्रेड जोन है, वहाँ तक ये फैला हुआ था। वहाँ तक के एरिया जो इस्लामिक एम्पायर के कंट्रोल में थे। 5 सेंचुरीज तक लगभग जो है अरेबियन और जो ससानियन ट्रेडर्स थे उन्होंने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रखा था, मतलब मेनली ट्रेड जो है वही लोग करते थे और बेनिफिट पाते थे। रेड सी और पर्शियन गल्फ से होते हुए इनके ट्रेड रूट्स जाते थे, और जो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती थी जैसे स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल है, इंडिया से जहाज़ों में लाद के लेके जाते थे। पोर्सिलेन होता चीनी मिट्टी वाले बर्तन, और गन पाउडर ये भी चाइना से। तो पोर्सिलेन और गन पाउडर जो है ये चाइना से शिप्स में वो लाद के लेके जाते थे। फिर रेड सी पोर्ट से होते हुए ये अदन और आदाब तक जाते थे, एंड वहाँ से ये जो है सिराफ और बसरा की गल्फ़ पोर्ट्स तक पहुँचाए जाते थे। अब यहाँ सिराफ और बसरा से आगे जो है ये मर्केंडाइज होता है, मर्चेंट्स की जो सारी चीज़ें हैं, तो ये व्यापारियों की चीज़ें जो हैं ओवरलैंड ज़मीन वाले रूट से लेके जाते थे कैमल्स के कारवांस पे लाद के। तो फिर वहाँ से ये वेयर हाउसेज़ में, स्टोर हाउसेज़ में भेज दी जाती थी, बगदाद और दमस्कस और अलिप्पो के वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी और आगे के ट्रांसमिशन के लिए भी। जब हज सीज़न हो जाता था तो कारवांस बड़े बड़े हो जाते थे, क्योंकि जो मुस्लिम हज के लिए जाते हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते थे, तो बड़ा सा कारवां बन जाता था। मेडिटेरेनियन सी के एंड पे ये वाली चीज़ें जो मर्चेंट्स की चीज़ें थी, यहाँ पे ये अलेक्जेंड्रिया की एक पोर्ट थी, उस पोर्ट पे ये सारी चीज़ें जूइश मर्चेंट्स को हैंड ओवर कर देते थे, मतलब उनको बेच देते थे, और जूइश मर्चेंट आगे जाके यूरोप में इनको सेल करते थे। और कुछ जूइश मर्चेंट्स जो है डायरेक्टली इंडिया में भी आते थे और इंडिया से डायरेक्ट इंडिया और चाइना से ख़रीद के यूरोप में भी बेचते थे। ऐसा इसके भी एविडेंसेस मिले हैं गानिजा रिकॉर्ड्स से। गानिजा रिकॉर्ड्स वो पेपर होते हैं जो ज्यूज़ ने प्रिजर्व करके रखे हैं। 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो रेड सी रूट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि कैरो जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉमर्स सेंटर के रूप में उभरा था। और इसका ये कारण भी था कि जो ईस्टर्न गुड्स थी जो इटली से आती थी उनकी भी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे पेज नंबर 93 पे दे रखा है इन्होंने पेपर गानिजा रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री। इसमें ये बताया गया है कि जस्ट वेट कि जब पेपर का इंट्रोडक्शन हो गया था इस्लामिक एम्पायर में, उसके बाद जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लग गई थी। पेपर चाइना से आता था और ये लिनन का बना होता था। लिनन एक कॉटन के ही कपड़े का एक टाइप होता है, और चाइना ने जो है ये पेपर मेकिंग सीक्रेट रखा था अपने पास ही, टेक्नोलॉजी जो किसी को बताई नहीं थी, तो इसलिए इसने मोनोपोली इसके ऊपर क्रिएट कर रखी थी पेपर का जो ट्रेड था। लेकिन 751 में एक मुस्लिम गवर्नर था समरकंद का, उसके ऊपर किसी चाइनीज़ ने अटैक किया था, तो उसने उनको हरा के और 20,000 चाइनीज़ लोगों को बंदी बना लिया था। उनमें से काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको इसकी आर्ट आती थी पेपर मेकिंग की, तो इन्होंने वहाँ पे उनको पेपर मेकिंग सिखा दिया, और अगले 100 सालों तक समरकंद जो है एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया जो पेपर को एक्सपोर्ट करता था। उसके बाद क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है मोनोपोली को अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए यहाँ से इन्होंने टेक्नोलॉजी सबको बता दी, और काफ़ी पेपर जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे बनने लग गया। 950 आते आते जो कॉटन वाला जो इसका लिनन का जो पेपर बनता था उसकी जगह पपायरस ने ले ली। पपायरी एक ट्री होता है ना, और उसका पल्प होता है, उस पल्प से पेपर बनाते हैं। तो ये 950 के आसपास स्टार्ट हो गया था। और इसमें आगे बताया है कि पेपर की कितनी ज़्यादा डिमांड होती थी उन ज़मानों में। इसका एक सबूत है कि पेपर जैसे लिनन का बना होता था पहले,
और जो इजिप्ट के लोग हैं डेड बॉडी को इन लिनन की पट्टियों में लपेट के बरी करते थे, उसको मम्मी में कन्वर्ट करके। तो पीजेंट्स जो हैं उनकी कब्र को खोद के भी जो है और डेड बॉडी के ऊपर से भी पट्टी उतार के बेच देते थे। तो इतनी ज़्यादा डिमांड थी इसकी पेपर की, ये इस बात से पता चलता है। इसमें आगे बताया गया कि पेपर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखने में और जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रिजर्व करने में, रखने में, लिखने में, हिसाब किताब रखने में। 1896 में एक सिनागोग था, मतलब जूइश टेम्पल था, यहाँ पे एक सील्ड रूम डिस्कवर हुआ जो पेपर का भरा हुआ था, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें थे। और ये बैन इज़रा सिनागोग था, फुस्टेट में मिला। यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस मिले हैं इनको। और ये जो गैनेजा रिकॉर्ड्स होते हैं ये वो पेपर होते हैं जिनके ऊपर कहीं पे भी भगवान का नाम लिखा है तो वो जूइश रिलीजन के हिसाब से उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, उस पेज को प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गैनेजा रिकॉर्ड्स जिनको उस रूम के अंदर मिले। मैन्युस्क्रिप्ट्स थी बहुत पुराने ज़मानों तक की, 750 AD तक की मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पे मिली। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में फातिमिड रूलर्स का, अयूबिड रूलर्स का और मामलुक पीरियड वाले जो रूलर्स थे उन सब के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती थी। तो ये जो पेजेस यहाँ पे मिले, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली, इनमें लेटर्स भी थे, पर्सनल लेटर्स थे, मर्चेंट्स के लेटर्स थे, फैमिली फ्रेंड्स के थे, कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करता है एक दूसरे व्यापारी के साथ है वो भी थे, कोई दहेज की प्रॉमिस कर रहा है ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कोई ख़रीद फरोख्त से रिलेटेड हैं, कोई लॉन्ड्री लिस्ट है जैसे कपड़े धुलवाने के लिए हम देते हैं उनकी भी लिस्ट है, और बाकी के छोटे मोटे चीज़ों से रिलेटेड भी यहाँ पे पेजेस मिले हैं। ये जो पेजेस हैं मोस्ट ऑफ देम इनको जो है जुडाइक अरेबिक में लिखा गया है। जुडाइक अरेबिक जो है ये अरेबिक लैंग्वेज होती है जिसको हैब्रू कैरेक्टर्स में लिखते हैं, जैसे आप कई बार जो है हिंदी को भी इंग्लिश कैरेक्टर्स में लिखते हो उस तरीके से। तो ये उस टाइम के जूइश जो कम्युनिटीज़ थी वो इसी को यूज़ करती थी मेडिवल टाइम्स में, मेडिटेरेनियन एरिया वाले रीजन में। तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है इन पेजेस से जो मिले हैं। और इनसे ये भी पता चला है कि जो मेडिवल इस्लामिक वर्ल्ड के जो मर्चेंट्स थे वो ज़्यादा स्किलफुल होते थे यूरोपियन मर्चेंट्स से। आगे इसमें बताया कि गोइटिन नाम का एक ये हिस्टोरियन है, उन्होंने सिर्फ गैनेजा रिकॉर्ड्स को पढ़ के ही तो एक बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं हिस्ट्री के ऊपर। अमिताव घोष जो कि इंडियन राइटर है उन्होंने भी एक स्टोरी लिखी है इंडियन स्लेव की कहानी बताते हुए, वो भी इन्हीं लेटर्स में से एक लेटर के ऊपर बेस्ड है और उस नॉवल का नाम है इन एन एंटीक लैंड। आगे पेज नंबर 94 से ये ट्रेड कंटिन्यू करते हैं जो हमने छोड़ दिया था, गैनेजा रिकॉर्ड्स आ गए थे बीच में। टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड, जब ये मर्चेंट्स जो है ईस्टर्न एंड की तरफ पहुंच जाते थे वहाँ पे ईरानियन मर्चेंट्स जो है वो बगदाद के लिए निकलते थे सामान लेके, सिल्क रूट से होते हुए, चाइना से होते हुए और बुखारा और समरकंद से होते हुए सेंट्रल एशिया से जाते हुए चाइनीज़ जो चीज़ें थी उनका ट्रांसपोर्ट करते थे। ट्रांसोक्सियाना एक एरिया है, ओक्सस एक रिवर है, उसके आगे का जो एरिया उसको ट्रांसोक्सियाना बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लिंक था कमर्शियल नेटवर्क का जो रशिया और स्कैंडिनेविया की तरफ फैलता था और यहाँ से वो यूरोपियन गुड्स जो है लेते थे इस रूट से होते हुए, जैसे फ़र है और स्लेव्स है वो यहाँ से ख़रीदते थे। इस्लामिक कॉइन्स यहाँ पे पाए गए हैं काफ़ी भारी मात्रा में बाल्टिक रीजन में और वोल्गा रिवर जो कि यूरोप में है, वोल्गा रिवर। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से काफ़ी ख़रीद फरोख्त जो है इस्लामिक वर्ल्ड के लोग करते थे। यहाँ से स्लेव्स ख़रीदे जाते थे, मेल या फीमेल, क्योंकि कैलिफ्स को और सुल्तान्स को उनकी ज़रूरत होती थी। अब क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड वगैरह स्प्रेड हो गया था, कमर्शलाइजेशन आ गया था, इस वजह से जो है मार्केट के अंदर मनी की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो सिक्के होते थे वो सोने के, चांदी के और कॉपर के बने होते थे
सोना जो है वो सूडान से आता था, अफ्रीका में से, और चांदी सेंट्रल एशिया से जरफशान वैली से आती थी। ये जरफशान वैली जो है, यहाँ पे एक ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पास एक माउंटेन रेंज है जरफशान, तो उसी जरफशान माउंटेन के पास ये जरफशान वैली है, यहाँ से वो चांदी लेके जाते थे। प्रीवियस मेटल्स, जो प्रीशियस मेटल्स हैं और जो सिक्के हैं वो यूरोप से भी इनके आते थे। अब इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी मनी की, उस वजह से जितने लोगों ने अपने घरों में जो गोल्ड के रूप में जो पैसे प्रिजर्व करके रख रखे थे, वो सारे जो है मार्केट में सर्कुलेट होने लग गए। और इनको काफ़ी सारे जो पेमेंट मेथड्स है बिल्कुल एडवांस्ड जो है इन्होंने डेवलप कर लिए थे। लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ करते थे जो चेक की तरह होता था, इसको शक बोलते थे। और इसी शक वर्ड से जो करंट आप चेक यूज़ करते हो, चेक इसी शक से आया है। मतलब आपको उस पे लेटर पे लिख के दे दी जाएगी अमाउंट, और आप उसको कहीं भी जाके दिखाओगे तो आपको उसके बदले में जो है पैसे मिल जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ किए जाते थे, इनको सुफ्ताजा बोलते थे, ये भी चेक्स की तरह ही होते थे। मर्चेंट्स इनको यूज़ करते थे अपना मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक। अब मर्चेंट्स को कोई टेंशन नहीं थी कैश को अपने साथ लेके जाने की, कोई लूट ले, ये सिर्फ ये अपना ये बिल ऑफ एक्सचेंज या लेटर ऑफ क्रेडिट लेके जाते थे। जो कैलिफ्स थे वो भी अपने सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को सैलरी या रिवॉर्ड्स देते थे, वो भी इन्हीं लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही देते थे। मर्चेंट्स अपना फैमिली बिजनेस सेटअप कर लेते थे और स्लेव्स को उस बिज़नेस में लगा देते थे, तो ऐसे भी वो काफ़ी पैसे कमाते थे। और यहाँ पे साइलेंट पार्टनर का भी सिस्टम था, इसको साइलेंट पार्टनर भी बोलते हैं बिजनेस में, और स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। कि एक बंदा जैसे कोई मिलिट्री कमांडर है, वो उसको सेना भी देखनी होती है, वो मर्चेंट नहीं बन सकता, तो वो मर्चेंट को पैसे दे देगा, इन्वेस्ट कर देगा और उससे प्रॉफिट शेयर करेगा। तो इस तरीके से वो जो मिलिट्री कमांडर है वो साइलेंट पार्टनर हो गया ट्रेड के अंदर। तो ऐसा भी यहाँ पे सिस्टम मौजूद था इस्लामिक एम्पायर में। इस्लाम के हिसाब से इनको जो है ये किसी से इंटरेस्ट नहीं ले सकते, मनी के ऊपर ब्याज नहीं ले सकते, पर ऐसा होने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं ब्याज लेने वाली एक्टिविटी में एंगेज होते थे। वो जैसे डायरेक्टली ब्याज तो नहीं लेते थे, पर ऐसा करते थे, आपने जैसे बोरो करी है एक टाइप की करेंसी और दूसरी टाइप की करेंसी में आप वो वापस लेते हो, तो फिर बोलोगे ये करेंसी एक्सचेंज हुई है, ये उसका रेट है, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरीका का आपने ब्याज ही लिया है। इसमें एक बुक का नाम लिख रखा 1001 नाइट, ये एक किताब है कहानियों की, इनकी भाषा में इसको बोलते हैं अलिफ लैला वा लैला। ये इस्लामिक सोसाइटी के बारे में बताती है। इसमें काफ़ी सारे सेलर्स वगैरह की बातें आती हैं, स्लेव्स की आती हैं, व्यापारियों की आती हैं, और मनी चेंजर्स की भी कहानियाँ इस बुक में मिलती हैं। आगे पेज नंबर 95 पे है लर्निंग एंड कल्चर, टाइटल दे रखा है। इसमें बता रखा है कि जो मुस्लिम्स थे उनका जो रिलीजियस एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अब गहरा होता चला गया, क्योंकि वो जब ट्रेडर्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे आए तो वो लोगों के टच में आए, तो उसके बाद इन्होंने भी अपने आप के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया। और उनके मन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए कि भगवान क्या है, भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया है, हमारा एज ए मुस्लिम हमारा आइडियल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस सृष्टि की जो क्रिएशन है उसका क्या पर्पज़ है, हम अगर भगवान हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहता है तो हम उसको कैसे जानें। तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आए, जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे मुस्लिम्स उनकी तरफ से। इन स्कॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर ली थी, और इन्होंने जो है ये नॉलेज जो एक्वायर करी थी ये अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना जो है इंटेलिजेंस इंक्रीज़ की थी, काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ के। तो फिर मुस्लिम स्कॉलर्स ने, जिनको मुस्लिम स्कॉलर्स को उलमा बोलते हैं, इन्होंने बोला कि आपको ट्रू नॉलेज, जिसको ये इल्म कहते हैं इनकी भाषा में, आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी कुरान पढ़ के, और मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट है उसको आप पढ़ो और उसको फॉलो करो, तो तभी आप ये जान सकते हो कि भगवान आपसे, अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं। जो मेडिवल टाइम के जो उलेमाज थे वो अपना टाइम ज़्यादातर जो है स्टडीज़ को, रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ने में ही और तफसीर लिखने में अपना टाइम स्पेंड करते थे, और ऑथेंटिक हदीस भी लिखी थी इन्होंने।
हदीस जो है काफ़ी लोगों द्वारा लिखी गई थी। हदीस एक तरह की कमेंट्री होती है कुरान के ऊपर। तो जैसे प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ ने या उनके किसी सोल्जर ने या उनके किसी स्लेव ने, तरह तरह के लोगों ने हदीस लिख रखी थी। तो इन स्कॉलर्स का भी ये काम भी था कि एक ऑथेंटिक सी हदीस जो है प्रिपेयर करें, ऑथेंटिक सी कमेंट्री प्रिपेयर करें जो कुरान को अच्छे से एक्सप्लेन करे। तो कुछ स्कॉलर्स ने जो है एक बॉडी ऑफ लॉज भी क्रिएट कर दी जिसको शरिया बोलते हैं। शरिया का मतलब है स्ट्रेट पाथ, कि ये बिल्कुल सीधा पाथ है, आप इसको फॉलो करके, अगर आपको कुरान समझ में नहीं आ रही लिटरली वर्ड टू वर्ड, तो आप शरिया को फॉलो कर सकते हैं। और ये शरिया जो है आपके और भगवान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको गवर्न करेगा, और आप अपनी इबादत करना और सारा जो है आपकी जो अफेयर्स हैं वो इसके द्वारा वो गवर्न होएंगे। अब उन जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने रीजनिंग भी यूज़ करी थी फॉर फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ। इस रीजनिंग को किया बोलते थे कि जब इस्लामिक लॉ इन्होंने शरिया क्रिएट किया, इन्होंने कुरान पढ़ी, हदीस पढ़ी, और फिर थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई किया और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखे, फिर ये शरिया जो इन्होंने लिखा था। और ये शरिया इसलिए लिखा था क्योंकि जो कुरान और हदीस थी उनमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, आम आदमी उसको समझ नहीं सकता था। और जैसे अब अर्बनाइजेशन हुआ था तो उसके बाद लाइफ भी जो है सिटीज़ में कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो अभी उस नए जीवन के हिसाब से नए रूल्स और रेगुलेशंस भी चाहिए थे, तो इस वजह से भी जो है शरिया लिखना पड़ा था। तो ये जो स्कॉलर्स थे इन्होंने जो लिखा जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम को इंटरप्रेट किया, तो 4 स्कूल्स ऑफ लॉ जो हैं 8th और 9th सेंचुरी में क्रिएट किए गए। स्कूल ऑफ लॉ है ये एक तरीके का, किस तरीके से आप जो है इस्लाम को इंटरप्रेट कर रहे हो वो थॉट्स, वन टाइप। जैसे 4 टाइप के ये स्कूल्स हैं, मलिकी, हनाफी, शाफी, हनबली। और ये जो भी लीडिंग स्कॉलर होता था ना कुरान को एक्सप्लेन करने वाला, उसी के नाम से ये स्कूल बनाए गए हैं। और वो सबसे ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स है वो हनबली है इनमें से, लास्ट वाला, मतलब जो सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव एक्सप्लेनेशन जिसने कुरान की है। शरिया को लिखा गया था गाइडेंस देने के लिए कि जो लीगल इश्यूज़ हैं सुन्नी सोसाइटी के अंदर उनमें उनके वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएं, इससे गाइडेंस लेके। ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज था, जो पर्सनल स्टेटस के बारे में, मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस के बारे में काफ़ी कुछ इसमें फिर भी इसने बता रखा है, लेकिन कमर्शियल मैटर्स के बारे में और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा कम इसमें लिखा हुआ है। आगे पेज नंबर 96 पे इन्होंने कुरान के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले ये एक वर्स है, वर्स 27 कुरान के चैप्टर 31 से ली गई है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर मैं 7 ओशियन का जो वाटर है उसको शाही बना लूँ और सारे जो ट्रीज़ हैं धरती के उनको मैं कलम बना लूँ और पूरी धरती को मैं पेज बना लूँ, तब भी जो है अल्लाह की ग्लोरी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसमें आगे बताया कि कुरान जो है अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। और मैंने कुरान की कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली थी पेजेस की, बिकॉज आई हैव कुरान इन माई होम। दिस इज़ फ्रॉम कुरान, इट वॉज ऑन द फर्स्ट कवर इनसाइड। तो ये कुरान जो है अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें 114 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को सूरा कहते हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। जैसे सबसे बड़ा चैप्टर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल छोटी सी एक प्रेयर है, वो पहले ही लिखी गई है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सारे उस सिस्टम से ही हैं कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में है सारे चैप्टर्स। तो ऐसा माना जाता है कि कुरान जो है उन मैसेजेस का कलेक्शन है जो प्रोफेट को अल्लाह से रिसीव हुए थे मक्का में रहते हुए, मदीना में रहते हुए। और टाइम पीरियड कौन सा था जब इनको मिले थे? 610 में मिलने स्टार्ट हुए थे। 632 में जैसे प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो गई तो उस दौरान ये बीच में इनको जो है मैसेजेस अल्लाह से इनको मिलते थे और वो कुरान में लिखे हुए हैं।
फिर कुरान उनकी डेथ के बाद 650 AD में कुरान को कंपाइल किया गया, लिखा गया। और हमारे पास आज जो सबसे पुरानी कुरान अवेलेबल है वो 9th सेंचुरी की है। काफ़ी छोटे छोटे हिस्से कुरान के उससे पहले के भी हैं, पर वो इंस्क्रिप्शंस पे या कॉइन्स पे हैं, या कोई जैसे हाफ पेज है, या पूरी कुरान जो है 9th सेंचुरी से पहले की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम कुरान को हिस्ट्री के रूप में यूज़ करते हैं तो हिस्टोरियंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली तो यही है कि ये एक स्क्रिप्चर है और इसके पास रिलीजियस अथॉरिटी है। और जो थियोलॉजियंस होते हैं, थियोलॉजियन का मतलब है दोज हू स्टडी रिलीजन, तो ये लोग जो हैं इसको लिटरली मानते हैं कि इसको जो इसमें लिखा उसको लिटरली वर्ड टू वर्ड उसको वैसा ही मान के आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो राशनलिस्ट हैं, राशनलिस्ट का मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं, तो जो प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करने वाले स्कॉलर्स हैं वो थोड़ी सी वाइडर इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कुरान की। 833 AD में एक अब्बासिड कैलिफ थे मामून, वो तो इस हद तक गुजर गए थे कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि कुरान जो है अल्लाह के वर्ड्स नहीं है, ये तो अल्लाह की ही क्रिएशन है, इसको आप लिटरली ही आपको लेना पड़ेगा। मतलब ये सबसे ज़्यादा नैरो माइंडेड इंटरप्रिटेशन आप इसको कह सकते हो। इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कुरान को हिस्ट्री के रूप में यूज़ करते हुए कि ये मेटाफर्स में ही बात करती है। मेटाफर होते हैं अलंकार, जैसे अलंकृत भाषा में इसमें लिखे हुए हैं, और ओल्ड टेस्टामेंट की तरह इसमें कोई कहानियाँ वगैरह नहीं बता रखी जिससे पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो मेडिवल इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनको बहुत सारी बातों की सेंस निकालनी पड़ती थी हदीस की मदद से। जो हदीस लिखी हुई होती थी उनको पढ़ पढ़ के इनका मीनिंग निकालना पड़ता है। और काफ़ी सारी हदीस तो सिर्फ इसलिए लिखी गई हैं ताकि कुरान पढ़ने में, कुरान को समझने में वो मदद कर सकें। आगे पेज नंबर 97 आ जाता है। इसमें ये लिख रखा कि शरीयत जो है इससे पहले कि फ़ाइनल फॉर्म अपनी फ़ाइनल शेप लेता है उसके हिसाब से, तो इन लोगों ने जो है जो किसी लोकल एरियाज़ में जो कस्टम्स थे उनका भी ध्यान रखा, और अलग अलग उनके जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर था जो पहले से चलता आ रहा था, उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने शरिया में कुछ पॉइंट्स डाले। फिर इनको लगा कि भी सब पे अप्लाई कर सकते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो कस्टमरी लॉज थे उन एरियाज़ में उनकी अपनी आइडेंटिटी थी और लोग उनको फॉलो करते थे, ख़ास तौर से कंट्री साइड में, विलेज एरियाज़ में। और ये शरिया को ज़्यादातर बाईपास कर देते थे, मतलब शरिया को फॉलो नहीं करते थे इनहेरिटेंस के, विरासत के मामलों में। जैसे मैंने बताया था कि रोमन एम्पायर में औरतों को राइट टू प्रॉपर्टी था, अब वो एरियाज जो हैं इस्लाम के अंडर आ गए। इस्लाम कहता है कि औरतों को कोई भी हक नहीं है प्रॉपर्टी का। तो इस तरीके से अब जब उनका गांव में कोई इशू हो जाता है प्रॉपर्टी वगैरह का, तो तुम्हें क्या लगता है वो लड़कियां छोड़ देंगी प्रॉपर्टी? जो सदियों से उनके कस्टम चलता आया कि लड़की लेगी फादर की प्रॉपर्टी, इक्वल शेयर। तो इस तरीके से ऐसे मामलों में जो है वो अपने जो कस्टमरी लॉज थे लोकल, उन्हीं को फॉलो करते थे। काफ़ी सारे जो वहाँ पे जो एरियाज़ होते थे, जैसे वहाँ पे काजी अपॉइंट कर देता था इस्लामिक स्टेट, उसकी ड्यूटी होती थी कि कोई डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर दें। तो लेकिन यहाँ पे काजी को भी पता था कि इतना शरिया को ये लोग नहीं मानेंगे, तो अगर उसके पास कोई इशू आता था तो वो सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता था, और जो फैसला होता था उनके जो आपसी सहमति से और उनके कस्टम्स के हिसाब से ही वो फैसला देता था। आगे इसमें सूफीज़ के बारे में बताया गया है। सूफीज़ जो है रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, वो आप ये कह सकते हो सूफ़ी जो है मुस्लिम सेंट्स थे। और उनका जो सूफीज़म जो है इसका जन्म इसलिए हुआ था कि शियाज और सुन्नी जो आपस में लड़ते रहते थे, तो उनके बीच के भेदभाव को मिटाने के लिए सूफ़ी सेंट जो है सामने आए। उन्होंने बोला कि आप इतना बुकिश नॉलेज जो है भगवान के बारे में उसमें मत घुसो, भगवान के बारे में आप पर्सनल नॉलेज रखो, उसको खुद जानने की कोशिश करो। और उन्होंने बोला कि असेटिसिज्म को फॉलो करो। असेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म होता है जैसे आपने गॉड से रिलेटेड मेडिटेशन किया या डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह गाए, ऐसे आप कुछ प्रैक्टिस करो और तब भगवान को जानो, ना कि सिर्फ किताब पढ़ के जो लिखा उसको लिटरली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने ये भी बोला कि जितने ये लग्जूरियस थिंग्स हैं इन सबको हमें त्याग देना चाहिए, वर्ल्ड को भी हमें रिनाउंस कर देना चाहिए और कम्प्लीटली भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और 8th और 9th सेंचुरी में तो इसने और भी ज़्यादा इनका जो भगवान के प्रति जो मिस्टिसिज्म है वो काफ़ी हायर लेवल तक पहुंच गया था। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भगवान जो है कण कण में विद्यमान है और यूनिवर्स और गॉड एक ही चीज़ है। इसको वो कहते हैं आइडियाज़ ऑफ पैंथिज्म एंड लव। मतलब कि पैंथिज्म का मतलब है कि गॉड एंड यूनिवर्स आर वन। मतलब आप इंसानों से प्यार करोगे तो इसका मतलब आप वो दैट इज़ इक्वल टू लविंग गॉड। और इसमें जो है इनकी फिलोसफी ये भी थी इस पैंथिज्म में कि हर जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए जो है कोशिश करती है और करनी चाहिए। और ये यूनिटी जो भगवान के साथ जो यूनिटी आत्मा चाहती है वो भगवान से हम प्रेम करेंगे तभी होगी। उस प्रेम को ये इश्क कहते थे। राबिया एक फ़ीमेल सेंट थी बसरा की। इन्होंने इसी भगवान के प्रेम के बारे में अपनी कविताओं में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया। एक ये बयाजिद बिस्तानी था, ईरानियन सूफ़ी सेंट था ये। इन्होंने ये सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस बताई थी कि जो सेल्फ़ है, सेल्फ़ अगर गॉड में मर्ज हो जाता है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सेल्फ़ का गॉड में मर्ज हो जाना फ़ना कहलाता था, फ़ना। सूफ़ी जो लोग थे वो म्यूज़िक वगैरह यूज़ करते थे ताकि एक माहौल बने, भगवान से इमोशंस जो हैं हमारे दिल के अंदर जागे। तो ये जो यूज़ ऑफ म्यूज़िक था इसको समा कहते थे। एक बहुत जनरल क्वेश्चन बनता कि व्हाट इज़ समा। इसमें तुम ये कह सकते हो समा वॉज द यूज़ ऑफ म्यूज़िक बाई सूफी सेंट्स टू क्रिएट एक्सटेसी एंड इमोशंस ऑफ लव फॉर गॉड। सूफीज़म जो था वो सबके लिए ओपन था, चाहे कोई औरत है चाहे कोई आदमी है, कोई भी इनके फॉलोवर बन सकता था। एक दुल्नुन मिश्री थे, ये मिस्र में इनकी कब्र है। तो मिस्र जो है इजिप्ट को कहते हैं हिंदी में। तो उन्होंने जो है अब्बासिड कैलिफ के सामने ये घोषणा कर दी थी कि मैंने सच्चा इस्लाम जो है एक बूढ़ी औरत से सीखा और सच्ची बहादुरी जो है मैंने एक पानी ढोने वाले से सीखी। ये भी अपने आप में एक जो है वो रिकॉर्ड था कि किसी ने ऐसी बात बोल दी कि इस्लाम तो कुरान से सीखते हैं, मुल्लाज मौलवी से सीखते हैं। ये कह रहा मैंने एक बूढ़ी औरत से सीखा है, जबकि औरतों को इस्लाम में ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इसने ऐसी स्टेटमेंट दे के रिलीजन को थोड़ा सा और पर्सनल मैटर बना दिया और जो उसका इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है वो कम किया। सूफीज़म जो है बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया था और इसने इस्लाम को चैलेंज किया था, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को चैलेंज किया था। भगवान का जो एक अल्टरनेटिव विज़न है और जो यूनिवर्स का ये इस्लामिक फ़िलोसफर्स ने जो है डेवलप करने की कोशिश करी थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फ़िलोसफी एंड साइंस। 7th सेंचुरी में जो है इसमें आगे थोड़ा सा बता रखा कि किस तरीके से जो है ये इनके साइंस और उसमें चेंजेस इस्लामिक वर्ल्ड में आए थे। 7th सेंचुरी में जो है जो ग्रीक कल्चर था अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा था, बाइजेंटाइन और ससानियन एम्पायर्स का कुछ इलाकों में, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। अलेक्जेंड्रिया के जो स्कूल थे, सीरिया के थे, मेसोपोटामिया के थे, जो कभी अलेक्जेंडर के एम्पायर का हिस्सा होते थे, वहाँ पे ग्रीक फ़िलोसफी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जो है पढ़ाए जाते थे सब्जेक्ट्स के रूप में। तो जो उमायद और अब्बासिड कैलिफ्स थे उन्होंने काफ़ी ये ट्रांसलेशन का वर्क स्टार्ट किया। ग्रीक और जो सीरियाई बुक्स थी उनको क्रिश्चियन स्कॉलर्स को हायर करके और इनको अरेबिक में ट्रांसलेट इन्होंने करवाया था। ट्रांसलेशन का काम जो है मामून एक कैलिफ था उसके अंडर और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से करवाया गया, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था एक लाइब्रेरी
थी, वो लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था बगदाद में, तो वहाँ पे स्कॉलर्स काम करते थे और मामून ने उनको पेट्रोनाइज़ किया था। जो अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल के वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया, यूक्लिड के वर्क्स को किया, प्टोलमी के को किया, और इन्होंने जो इंडियन मैथमेटिशियंस के और जो एस्ट्रोनॉमी के जो वर्क्स थे उनको भी ट्रांसलेट किया अरेबिक के अंदर। और इसी के बाद जो इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंडियन एस्ट्रोनॉमी के और मैथमेटिक्स को, ये फिर यूरोप में पहुंचा अरेबियन वर्ल्ड से होता हुआ, और यूरोप में जाके इन्होंने यूरोपियन लोगों की फ़िलोसफी और साइंस में और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है इन्होंने जागृत की थी। आगे एक बॉक्स दे रखा है, इसमें एक आइडियल स्टूडेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रखा कि आइडियल स्टूडेंट कैसा होता है। अब्दुल लतीफ़ था एक 12th सेंचुरी का, जो कि एक लीगल और मेडिकल स्कॉलर था, मतलब उसको लॉ की भी नॉलेज थी और वो डॉक्टरी की भी उसको नॉलेज थी। तो वो यहाँ पे बताता है कि आइडियल स्टूडेंट्स के अंदर क्या गुण होने चाहिए। वो कहता है कि आइडियल स्टूडेंट सिर्फ अकेली किताबों से ही नहीं सीखता, किताब तो पढ़ता है लेकिन वो टीचर की मदद लेता है उनको पूरे तरीके से समझने के लिए, और जो कुछ भी उसमें टीचर के अंदर जितनी भी नॉलेज है वो सारी सीख लेता है, और सब कुछ सीखने के बाद फिर वो नया टीचर ढूंढेगा और वो टीचर्स की पूरी रिस्पेक्ट करेगा। और जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसको इतने दिल से पढ़ो, इतना अच्छे से याद कर लो कि बाद में अगर वो बुक गुम भी हो जाए तो आपको इसका कोई लॉस भी महसूस ना हो, क्योंकि आपने इसको इतने अच्छे तरीके से याद कर रखा है। और ये कहता कि स्टूडेंट को जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके पुराने ज़माने के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपको ऐसा लगेगा कि आप फास्ट में उन लोगों के साथ जिए हो और इतने क्लोजली आप उनको जानते हो कि आपको पता है उनमें से कौन अच्छा था और कौन बुरा था। इसमें ये भी कहता है कि जो आइडियल स्टूडेंट है वो अपना बिहेवियर जो है अर्ली मुस्लिम्स के ऊपर ही जो है मॉडिफाई करेगा, मतलब प्रोफेट मोहम्मद की बायोग्राफी वगैरह पढ़ेगा और उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करेगा। फिर आगे ये भी सलाह देते हैं कि आपको जो है आपके नेचर को कभी कभार बीच बीच में डिस्ट्रस्ट भी करना चाहिए, मतलब जो आपके मन में विचार आते हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत अच्छे विचार हैं। किसी स्कॉलर को, पढ़े लिखे आदमी के पास जाके आप अपने विचार उनके सामने रखेंगे कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, फिर वो आपको गाइड करेंगे कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो इसलिए आपको खुद की तसल्ली नहीं करनी, दूसरे को अपने विचार बता के और उसके सलाह लेते रहना चाहिए कभी कभार बीच बीच में। आगे ये भी कहते हैं कि वो बच्चा जो कभी पढ़ाई का स्ट्रेस झेल नहीं सकता, वो ज़िंदगी में कभी भी जो है जो नॉलेज का जो फ्रूट होता है उसको वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। और आगे बताते हैं कि एज ए स्टूडेंट जब आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, फिर अपनी जीभ को जो है हमेशा बिजी रखो भगवान का नाम जपने में, और उनके बारे में गाने वगैरह गाते रहना चाहिए। फिर लास्ट में ये एक सलाह देते हैं कि अगर ज़माना आपसे मुंह फेर ले तो आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मन में ये बात जान लेना कि जो आपकी नॉलेज होती है वो अपने आप में जहाँ कहीं भी आप जाते हो आपके पीछे एक ट्रेल छोड़ती है, एक खुशबू की एक लहर छोड़ती है, और जो ये प्रोक्लेम करती है कि ये जो जा रहा है ये बंदा फुल ऑफ नॉलेज है, और आपके अंदर से एक रोशनी की किरण निकलती है, ब्राइटनेस आपके अंदर से निकल रही होती है, और वो आपको पॉइंट करती है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। पेज नंबर 99 से फिर करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।